हाय एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो बेटा आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये वाला पोर्शन बेसिकली आप लोग पढ़ने वाले हैं अंडर द बॉटनी सेक्शन, और ये वाला चैप्टर पूरे के पूरे सिलेबस का एक फंडामेंटल कंसेप्ट क्रिएट करता है, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी को क्रिएट करता है। हम एनसीईआरटी में जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे तो हम सेल को समझेंगे कि सेल होता कैसा है, अलग अलग टाइप के सेल्स किस तरीके से हैं, सेल की ओरिजिन कहाँ से हुई, मिनिमम स्ट्रक्चर सेल का क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, और फिर अब ये सब जो सेल हैं, ये सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं, तो ये सब टाइप्स हम सबके सब चीज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और आप बेटा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझ लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं ना, तो हमारे पास देखो क्या है ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, सीधी सी बात, जिंदा है, ये लिविंग है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ना बेटा किस चीज का बना ना, ये एक क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे हम लोग अपने इंसान अपने आप को खुद को तो समझते हैं, हम अपने आसपास जानवर पेड़ पौधे सब देखते थे, हमें मालूम है कि ये सब चीजें जिंदा है, लेकिन एग्जैक्टली किस चीज का बना हुआ है। तो ना इसके ऊपर पढ़ाई करी, लोगों ने समझा, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, फाइनली हमें एक चीज जाके रियलाइज हुआ, हमें एक चीज जाके समझ आया कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो जिंदा है तो वो किस चीज का बना हुआ है, वो सेल का बना हुआ है। यहां तक आपको बात समझ आई? अब ऑर्गेनिज्म अगर सेल का बना हुआ है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी उस ऑर्गेनिज्म को बनाने में एक अकेला नहीं बट मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स इंक्लूडेड हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है आपके पास दो तरीके से, या तो ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए आपको बहुत सारे सेल्स चाहिए, खूब सारे सेल्स ने इकट्ठा होकर किया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम टर्म करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और अगर कोई चीज, कोई जिंदा एंटिटी सिंगल सेल की बनी हुई है तो उसको आप क्या टर्म करेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? मल्टीसेल्युलर क्या हुआ? जो बहुत सारे सेल्स का बना होगा, और यूनिसेल्युलर एक अकेले सेल का। फिर ना साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन आया कि देखिए ना, आपने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को तो देखा, सबसे बेसिक दोनों के अंदर एटलीस्ट एक सिंगल सेल तो प्रेजेंट है, चाहे यूनि हो तो यूनिसेल्युलर हो तो सिंगल सेल है, मल्टीसेल्युलर है तो बहुत सारे सिंगल सेल्स इकट्ठे हुए प्रेजेंट है ना। तो साइंटिस्ट के पास एक क्वेश्चन आया कि क्या अगर आप एक सेल को तोड़ दें तो सेल के अंदर के अगर एंटिटीज, इन सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी मैं अलग अलग कर दूं तो क्या उनको मैं जिंदा कह सकता हूं? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारे पास इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, अब मैं सेल के अंदर इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनेलीज है, तो अब क्या काम कीजिए, आप इस सेल को ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद जो अंदर सेल के कॉम्पोनेंट्स है ना, उनको सेल से बाहर निकाल के रख दो। क्या अब आप इन कॉम्पोनेंट्स को जिंदा बोलेंगे या मरा हुआ बोलेंगे? देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम अगर कोई भी चीज चाहिए जिंदा, अगर मिनिमम स्ट्रक्चर विच नीड्स टू बी लिविंग हैज टू बी अ पर्टिकुलर सेल, यानी द मिनिमम, द मोस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच इज लिविंग इज द सेल। तो सेल से नीचे यानी सेल से छोटा कोई भी चीज लिविंग नहीं कहलाएगा, सेल से ज्यादा यानी एक और मल्टीपल सेल इकट्ठा हो गए वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे। ये तो बात हमें समझ आती। हम यहाँ पे देखते हैं, ये कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म हमने जैसे स्टडी किया मल्टीसेल्युलर होंगे। वेरी नाइस, आगे देखते हैं बेटा। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूनिसेल्युलर है, अकेला एक सिंगल सेल है, वो अकेले भी रह सकते हैं और वो जितने भी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस हैं सबके सब परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात ना हमें समझ आती है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अकेले जिंदा तो रह सकते हैं, और उसके साथ साथ लाइफ में जितने भी फंक्शन है, रिप्रोडक्शन, खाना खाना, एक्सक्रीशन करना, एवरी सिंगल थिंग, लोकोमोशन, अकेला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है। अब ये सेंटेंस आपके लिए जरूरी है पढ़ना। कहते हैं बट एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी चीज जो सेल्स के स्ट्रक्चर से छोटा है, कम है, एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब अगर सेल से अगर कोई स्ट्रक्चर है छोटा तो वो जरूरी नहीं कि वो जिंदा हो। इनफैक्ट ऐसा कहना चाहिए कि अगर
कोई भी चीज अगर जिंदा है तो मिनिमम टू मिनिमम उसमें जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कौन है? सेल। इसका मतलब जो सेल है वो किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को बनाता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए भी कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? सेल। दिस सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको समझ लीजिए एक दीवार बनानी है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको एक ईंट तो चाहिए। बेटा ईंट को तोड़ दो तो आपके पास समझ लीजिए कि एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। अब जो मिनिमम स्ट्रक्चर चाहिए वो ईंट चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पूरी दीवार किस चीज की बनी है? ईंटों की बनी है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल इज मेड बाय द ब्रिक्स। उस तरीके से द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय द सेल। कहानी क्लियर? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग एक सेल को एक ईंट के कंपैरिजन में रख रहे हैं, एक ब्रिक के कंपैरिजन में रख रहे हैं। अब दूसरा वर्ड देखो, इफ आई टॉक अबाउट अ वॉल, द वॉल इज स्ट्रॉन्ग। If the wall is strong because it is combination of multiple bricks and the strength of the wall is equal to the strength of the brick, isn't it? That means the function, the strength, the function of any organism is predominantly because the cells जो उस organism के अंदर है वो अपना एक definite function perform कर रहे हैं। यहाँ तक हमें कहानी क्लियर हुई। बेटा सेल को लेके ना ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक सेल देखना जरूरी था। 1609 में माइक्रोस्कोप डिस्कवर होता है और रॉबर्ट हुक देयर वाज अ पर्सन एंड ही सेज दैट ही ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट सेल। उन्होंने क्या किया? एक लकड़ी लिया, कॉर्क लिया और कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई देने शुरू हुए। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा कि सेल आपके पास बेसिकली क्या है? एक हॉलो चेम्बर है। रॉबर्ट हुक ने कहा सेल इज हॉलो चेम्बर। बट रॉबर्ट हुक को ये बात मालूम थी कि द थिंग दैट ही वाज सीइंग, रॉबर्ट हुक ने एग्जैक्टली क्या देखा था? अगर हम यहाँ पे ऑफ करें डेड कॉर्क सेल, तो रॉबर्ट हुक को पता था कि ये तो मरा हुआ है, इसलिए मुझे ये हॉलो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं कि अंदर से ऐसे स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं कि खोखले। बट अब अगर आपको एक जिंदा, एक लाइव सेल देखना है तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करो? फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ये हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे। इन्होंने he was the first person to see and describe live cells. उन्होंने अपनी ह्यूमन बॉडी से स्पर्म एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म दोनों को एक्सट्रैक्ट किया, इनको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और पहली बार ये दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने एक जिंदा सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखा। बेटा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा जाने लगा, सेल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई तो हमें पता लगा कि जब आप एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इस तरीके से बाकी जिंदा चीजों को देख रहे हैं, बाकी साइंटिस्ट देख रहे हैं, तो उनको रियलाइज हो कि यहाँ पे ये कुछ बीच में स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। ही वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड अबाउट द न्यूक्लियस। आप ये अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? तो यहाँ तक सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन था। लेट्स सी एनसीईआरटी का क्या कहना है। एनसीईआरटी क्या कहते हैं? व्हाट इज अ सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing all essential functions of life. And वही बात रिपीट हो रही है, anything less than complete structure of cell does not ensure independent living. यानी सेल से कोई भी स्ट्रक्चर से छोटी चीज जिंदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। Anton von Leeuwenhoek first saw and described the live cell. रॉबर्ट ब्राउन जो नाम से साइंटिस्ट थे, he later discovered the nucleus. The invention of microscope and the improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell. बेटा माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, सबसे पहले सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, धीरे धीरे जैसे फिजिक्स की क्वालिटी बढ़ती गई, हम लोग फिजिक्स को और समझना शुरू किया, हमने ऑप्टिक्स को अच्छे से और समझना शुरू किया, फाइनली फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप से और फिजिक्स की डेवलपमेंट से फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे पहुंच पाए और हम अंदर एक सेल के इंटीरियर में भी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं उनको स्टडी कर पाए। अब देखते हैं आगे सेल थ्योरी। In 1838, Matthias Sheldon, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of the plant. यानी शेल्डेन जो एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया कि प्लांट को और कहा कि प्लांट बॉडी में जो सेल्स हैं वो अलग अलग टिश्यूज बना रहे हैं।
जब तक यहाँ पे शेल्डेन अपना काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, यहाँ पे ये दूसरे, बट ही इज अ जूलॉजिस्ट नॉट अ बॉटनिस्ट, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया एंड रिपोर्ट किया दैट दीज सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो सेल्स हमें देखने में तो राउंड दिखते हैं, क्योंकि ये बाहर में जो आपको ये चीज दिखाई है एक थिन सा लेयर है। क्या है? एक थिन लेयर है जो सेल की एक कवरिंग बनाए रख रहा है, यानी सेल का एक इंटीरियर बना रहा है, एक एक्सटीरियर बना रहा है, यानी सेल का इंटीरियर जितना भी ये एरिया है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेटेड हो बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ इस तरीके से एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। सेल का इंटीरियर ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सेल के इंटीरियर को एक्सटीरियर से डिफरेंशिएट करेगी, और ये बात हमें किसने बताई? श्वान ने। ओके, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट, यानी शेल्डेन ने क्या किया? एनिमल सेल्स को भी स्टडी किया और प्लांट को भी स्टडी किया। और शेल्डेन ने कहा कि जब उसने प्लांट को पढ़ा दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। देखो, शेल्डेन ने कहा कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स में होती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती, और एनिमल सेल्स में हमें जो मेम्ब्रेन, जो ऐसी चीज हमें देखने को मिल रही है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। On the basis of this, Schwann proposed a hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. यानी शेल्डेन और इधर ऊपर शेल्डेन और इधर श्वान, ये दोनों अपनी स्टडीज कर रहे हैं, और यहाँ पे श्वान ने एक हाइपोथेसिस थ्रो करी, एक हाइपोथेसिस प्रपोज करी। कुछ देर बाद शेल्डेन और श्वान आपस में मिले, उन्होंने बातचीत करी और उनको रियलाइज हुआ कि उन दोनों की फाइंडिंग्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो दोनों ने, शेल्डेन एंड श्वान टुगेदर मिलके, उन्होंने एक सेल थ्योरी बनाई, और सेल थ्योरी दी। तो बेटा अब सेल थ्योरी में था क्या? लेट्स सी। हमने कहा कि सेल थ्योरी कैसे दी? शेल्डेन बॉटनिस्ट, श्वान जूलॉजिस्ट। शेल्डेन ने प्लांट को ऑब्जर्व किया, श्वान ने प्लांट और एनिमल सेल दोनों को ऑब्जर्व किया। यहां तक तो हमें मालूम है, एनसीईआरटी में पढ़ लिया। शेल्डेन की अपने पास इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और कहा कि डिफरेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द सेल्स, एंड श्वान ने कहा कि अबाउट सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में डिक्लेयर किया और सेल वॉल विद इन द प्लांट्स अंडरस्टैंड किया। फिर इन दोनों की फाइंडिंग्स को कंबाइन किया गया और क्या दिया गया? थ्योरी, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के दो प्रिंसिपल्स क्या थे? टू मेन फीचर्स। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में उसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, उसका बेसिक फंक्शन इज बिकॉज ऑफ द सेल्स दैट द ऑर्गेनिज्म कंटेन। तो यहां तक तो बेटा सेल थ्योरी दी गई, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो सेल थ्योरी है दैट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस ओरिजिन ऑफ सेल्स, कि भैया ये सेल्स आए कहां से। देखिए ना, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जो सेल है ये सेल आता कहां से, ओरिजिनल, सबसे पहले सेल कहां से आया। जैसे वो अंडा और मुर्गी वाला हमें क्वेश्चन रहता है ना कि पहले अंडा आया मुर्गे, उसी तरीके से इन लोगों को भी क्वेश्चन आया कि भैया सेल आया कहां से। ठीक है, मान लिया एक सेल है हमारे पास, लेकिन ये सेल आया कहां से। इस बात को डिफाइन, अंडरस्टैंड करवाने के लिए, बताने के लिए रुडोल्फ विर्चो एक नए साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा, एक वर्ड दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इस भाषा का मतलब क्या है? ये कहते हैं जो नए सेल्स होते हैं दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो एग्जिस्टिंग, प्री पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, समझ लो ये कोई पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल है, ये सेल क्या काम करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद तब जाके इस तरीके से नए सेल्स बना पाएगा। द न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब रुडोल्फ विर्चो ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने समझा, उनकी बात को क्लियर किया, और उसके बाद एक मॉडर्न सेल थ्योरी को, नई सेल थ्योरी जो ऑलरेडी दी हुई थी उसका एक मॉडर्न वर्जन प्रेजेंट किया गया। कहानी क्लियर बेटा? तो अभी तक मुझे ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूम लगा आपको कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म चाहे यूनि हो चाहे मल्टी हो, उसमें सेल है, ये तो बात समझ आती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेल किस टाइप का है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी ऑर्गेनिज्म में तो सेल है, चाहे वो यूनिसेल्युलर था चाहे मल्टीसेल्युलर, लेकिन विच टाइप ऑफ सेल, यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सेल, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि विच टाइप ऑफ सेल। बेटा सेल के टाइप्स को ना लेके साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछने लगे कि क्या सेल के अलग अलग टाइप्स मालूम लगते हैं, क्या सेल के अलग अलग टाइप्स होते भी हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स एंड रिसर्च वगैरह चलती गई। रिसर्च वगैरह करने के बाद एक चीज हमें फाइनली क्लियर हुई कि जो ये ऑर्गेनिज्म है,
कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के सेल का बन सकता है। कौन से? 2 टाइप्स में बेटा कौन कौन से टाइप्स आते हैं? पहला आपके पास आता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा आता है यूकैरियोटिक। यानी हमें ये 2 वर्ड समझने कि 2 टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनिज्म इन दोनों टाइप के सेल्स का बन सकता है। या तो सेल टाइप होगा प्रोकैरियोटिक या फिर कैसा होगा? यूकैरियोटिक। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हम इस वर्ड को जरा तोड़ते हैं। कंप्लीट आई विल टेल यू बेटा वन थिंग, आप अगर बायो पढ़ने वाले तो आपके लिए एक सिंपल सी सफलता की कुंजी है बेटा, दी सीक्रेट टू सक्सेस इज इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन द वर्ड ऑफ बायो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, आपके लिए बायो समझना आसान हो जाएगा। कोई भी वर्ड अगर आपको अपने सिलेबस में आता, अगर आपने बायो के ये तरीके को समझ लिया ना, आप कभी परेशान नहीं होगे। जैसे यहाँ पे ना बेटा प्रोकैरियोटिक आपके पास 2 सेगमेंट्स का बना हुआ है। एक वर्ड है हमारे पास प्रो और दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? कैरियोटिक। अब इन दोनों का मतलब देखते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक वर्ड कहां से आया? कैरियन। और कैरियन वर्ड किससे आया? न्यूक्लियस। समझ रहे? ऑर्गेनिज्म को देखा गया, एक उसके सेल को ना ऐसे देखा गया और सेल को देखने के बाद ना उन्होंने अंदर इस तरीके से आपके पास एक ऐसा मटेरियल सा देखा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हमें ना सेल इस तरीके से देखने को मिल रहा है और अब इस सेल के अंदर आप यहां तो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जैसा चीज दिख रहा है, बट क्या न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? देखिए न्यूक्लियस और यहाँ पे जो मैं ये वाली बात कर रहा हूँ ना कि इधर इसमें और दूसरे वाले डायग्राम में फर्क क्या है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब जरा अच्छे से देखिएगा। आपके पास एक और सेल है, उसके अंदर बेटा यहाँ पे भी देखो मैं एक मेम्ब्रेन बना रहा हूँ और इस मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से मैं आपके पास कंटेंट बना रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ। राइट, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर। तो अब ना साइंटिस्ट को देखने में 2 तरीके के सेल्स मिले। साइंटिस्ट कहते हैं भैया यहाँ पर इधर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो यहाँ पे जो बीच में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। कहानी आप समझ रहे हैं? दैट मीन्स मैं ऐसा कहूंगा देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये बात बहुत ही सिंपल है, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आप ये बात क्लियर हो रही? यानी साइंटिस्ट ने जब ये प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा तो उन्होंने रियलाइज किया कि सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, हेंस देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेटा हम वर्ड पे वापस आते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा डीएनए कंटेनिंग, ऐसा जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग न्यूक्लियस है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या वो न्यूक्लियस टाइप का स्ट्रक्चर प्रिमिटिव हुआ? यस। इसलिए प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस को प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस रखने वाले सेल्स को हम क्या टर्म करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब समझते हैं यूकैरियोटिक। बेटा यूकैरियोटिक को फिर आप 2 वर्ड्स में तोड़िए। यहाँ पे आपके पास एक वर्ड बनता है यू और दूसरा वर्ड है आपके पास कैरियो। बेटा यू का मतलब होता है रियल, यू का मतलब होता है रियल। तो जो असली न्यूक्लियस है, असली न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? देखो कैरियो मतलब क्या था? न्यूक्लियस। तो अगर मैं कहूं कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास है रियल न्यूक्लियस, रियल न्यूक्लियस का मतलब क्या है? इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन। ये बात समझ आ रही है आपको? ये वाली बात हुई। तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होंगे जिनके न्यूक्लियस के पास क्या होगी? मेम्ब्रेन्स होंगी। कहानी क्लियर? एक और चीज मालूम लगी, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स देखे ना बेटा, आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बाहर आपको कोई खास स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिए, आपको कोई ऑर्गेनेलीज दिखाई नहीं दिए, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या यहाँ पे ऑर्गेनेलीज दिखाई दे रहे हैं। यस। स्टडीज के बाद मालूम लगा जब हम जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होता गया कि ये जो 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो अंदर सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल है इट इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। ऑल्सो देयर इज, ध्यान से मेरी बात सुनना, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इनमें नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप। बट यूकैरियोट्स में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं अलोंग विद द प्रॉपर न्यूक्लियस। कहानी क्लियर हुई? बेटा हम वापस आके यहां देखते हैं। ये कहते हैं द सेल विच हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस
are called as eukaryotic and which lack a membrane bound nucleus are called as prokaryotic. ये तो हमें बात समझ आ गई. Also, besides nucleus, eukaryotic, युक का मतलब बेटा जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब है eukaryotic. Besides nucleus, nucleus के अलावा eukaryotic cells have membrane bound distinct structures called as organelles like Golgi bodies, like endoplasmic reticulum and etc. आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी यूकैरियोटिक सेल में तो उसमें न्यूक्लियस के अलावा आपको ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं. आप फोकस कर रहे हैं, मैं वर्ड जो स्ट्रेस कर रहा हूं वो बेटा जो स्ट्रेस ऑफ वर्ड है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट है. ओके बिल्कुल, और ये यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट है. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्या मैं बोल रहा हूं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये आपके पास इसका एग्जांपल बोलो, इसका एग्जांपल होता है राइबोसोम. क्या राइबोसोम अपने पास प्रोकैरियोट के अंदर है, हाँ या ना? हाँ. और क्या ये यूकैरियोट के अंदर है? हाँ. ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत समझना जरूरी है. यानी किया अगर आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड किया, समझा, पढ़ा, तो आपको मालूम लगेगा कि प्रोकैरियोट के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का सिर्फ एक ही एग्जांपल है बेटा राइबोसोम. सिर्फ यही चीज मिलती है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में तो ये मिलता ही मिलता है. बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की अगर बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये यूकैरियोट में मिलेंगे, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं मिलते. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला चार्ट ना हमारे पास इंपॉर्टेंट है. अ डिफरेंस, अ कंपैरिजन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके बेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आपको किसी भी सेल के स्ट्रक्चर्स को देखना है. अब सेल मेम्ब्रेन और उससे बाहर वाले स्ट्रक्चर्स सबके सब कहलाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी सेल मेम्ब्रेन और उससे बाहर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर और उसके अंदर वाले सारे के सारे इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स. अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे हैं और यूकैरियोटिक सेल में कैसे हैं, देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट. यहाँ पे आपको इस तरीके से एक प्रॉपर चार्ट दे रखा है. देखिए बेटा ये चार्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये चार्ट अभी समझ आए, क्योंकि इस चार्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं है, क्योंकि आज तक आपने इस सिलेबस में ये वाला चैप्टर उतने टेक्निकली उतने डिटेल में तो नहीं पढ़ा है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ इज कि बेटा आप लोग अब जब इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे तब ये वाला चार्ट, आप इस चार्ट को पूरा का पूरा पढ़ेंगे और याद करेंगे. ये वाला चार्ट और आपके जितने भी नोट्स हैं उनको आपको हैंड रिटन बनाना है तो ही आपको याद होंगे. और ये वाला चार्ट जितना आप हैंड रिटन बना के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस लिखना और समझना दोनों आसान हो जाएगा. तो बेटा टाइप ऑफ सेल्स में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो हमने पढ़ा. फिर ना साइंटिस्ट और स्टडी करने लगे. वो पूछते कि ठीक है अब क्या ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये भी और टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप समझो मेरी बात. क्वेश्चन क्या है कि जो आपने यूकैरियोटिक सेल देखा, कौन सा यूकैरियोटिक सेल, क्या ये भी अलग अलग टाइप का हो सकता है? बिल्कुल. आप शेल्डन और श्वान की बात देखो. शेल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने पढ़ा प्लांट को. श्वान थे, उन्होंने प्लांट एनिमल्स दोनों को पढ़ा और रियलाइज किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स है वो तो सेम है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं. यानी यूकैरियोटिक सेल को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आगे दो कैटेगरीज में. कौन सा? एक प्लांट सेल और दूसरा कौन सा? एनिमल सेल. बेटा अभी तक यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पर भी होगी. यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर भी होगा. यहाँ पे ऑर्गेनेलीज होंगे और इधर भी होंगे, लेकिन कुछ फर्क है. सम टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज सिर्फ यहाँ है, सम टाइप ऑफ ऑर्गेनेली. एग्जाम्पल जल्दी से बोलो. क्लोरोप्लास्ट. क्या क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट में मिलता है? यस. क्या एनिमल्स में मिलता है? नहीं. उसी तरीके से नेक्स्ट आपको बोल रहा हूँ ग्लाइऑक्सिजोम. क्या आपको प्लांट में मिलता है? यस. क्या इसके अंदर मिलता है? नहीं.
समझ रहे हैं मेरी बात? दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्क डिफरेंस है सेल वॉल का है एंड सम टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है बिटवीन व्हेन यू कंपेयर द प्लांट एज वेल एज द एनिमल सेल्स। तो नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे दो चीजें, जो आपके पास एक प्रॉपर चार्ट नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेल शेप, प्लांट इट इज यूजुअली रेक्टेंगुलर, एनिमल सेल्स में बेटा क्योंकि कोई भी सेल वॉल नहीं होती तो वो राउंड होते हैं और इरेगुलर शेप होते हैं। प्लांट सेल के अंदर आप वैक्यूल को स्टडी करें तो उसके अंदर सिंगल वैक्यूल है और बहुत बड़ा वैक्यूल है। इनफैक्ट इतना बड़ा वैक्यूल है कि पूरे के पूरे सेल का 90% वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर जा रहा है। एनिमल सेल्स में या तो एक होगा या मल्टीपल होंगे, लेकिन वैक्यूल्स आर स्मॉलर। ओके, सेंट्रियोल बेटा एक अलग ऑर्गेनेली है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट के लोअर फॉर्म्स, यानी जो सिंपलर प्लांट्स होते हैं वहां पे सेंट्रियोल मिलता है। जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं सेंट्रियोल्स की बात, लोअर प्लांट फॉर्म्स, एग्जांपल एल्गी के अंदर आपको सेंट्रियोल मिलेगा, लेकिन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वहां पर सेंट्रियोल नहीं मिलता। बेटा क्या सेंट्रियोल एनिमल्स में होगा? यस। एक एनिमल सेल जहां पे सेंट्रियोल नहीं होता उसका एक्सेप्शन है नर्व सेल। क्या? अगर मैं बोलूं इसका एक्सेप्शन, यहाँ पे इसका एक्सेप्शन होगा नर्व सेल। न्यूरॉन आपने देखा है जिसको हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ये नर्व सेल इसका एक्सेप्शन होता है। ओके बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में तो होगा, ऑब्वियसली खाना खुद बना रहे हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। साइटोप्लाज्म दोनों जगह प्रेजेंट है, राइबोसोम दोनों जगह प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने वाले फैक्ट्रीज दोनों जगह प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स जो क्लोरोप्लास्ट और उसके भाई बंधु, आप पढ़ेंगे बाद में कि क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स सब टाइप्स वो होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ बेटा दोनों जगह प्रेजेंट है। गोल्जी एपरेटस दोनों जगह प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात यहाँ पे कहता है कि जो प्लांट सेल्स है वहां पे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों है, लेकिन एनिमल्स के पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ओके, फिर इस तरीके से आपके पास ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। ये जैसे लाइसोसोम्स देखो, प्लांट के अंदर उतने इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल्स में काफी अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस दोनों जगह प्रेजेंट है। सीलिया, मोस्ट ऑफ द प्लांट डज नॉट कंटेन सीलिया। ये सीलिया क्या है ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ग्लायोक्सिजोम अकेला आपके पास एक ऑर्गेनेली है, प्लांट में हो सकता है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है ये फिर हम सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ते जाएंगे। तो बेटा ये दोनों चार्ट्स तो आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। कहानी क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर बेटा, आप यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आप सेल एनवेलप को पढ़ने वाले, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी आउटर कवरिंग में क्या क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब को पढ़ने वाले। आप साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस, इंक्लूजन बॉडीज, माइक्रोबॉडीज, ये सब चीज पढ़ेंगे। अब मेरे ना एक बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे बेटा, ये जितने ऑर्गेनेलीज हैं यहाँ पे जितने मेंशन हो रखे हैं इंक्लूडिंग दी, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये जो आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, लेकिन जब आप राइबोसोम और सेंट्रियोल की बात करते हैं ये ऐसे दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। कहानी क्लियर हो रही है? और एक और क्वेश्चन मैं आपसे अगर मैं पूछ लूं कि ये जो राइबोसोम को स्टडी करते हो क्या ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं? यस। तो ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और मुझे सेंटेंस को और जनरलाइज कर देना चाहिए, द ओनली ऑर्गेनेली दैट कैन बी सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज राइबोसोम्स, नथिंग एल्स। यहां तक तो बेटा चैप्टर की जनरल अंडरस्टैंडिंग थी। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बाद स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स हम पढ़ते जाएंगे। आई एक्सपेक्ट आपको ये वाला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा इस चैप्टर की क्लियर हुई होगी। आप लोग इस पूरे के पूरे सेगमेंट को अच्छे से पढ़िए। इफ देयर इज एनी डाउट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। आप अपने नोट्स, जो आपको नोट्स बेटा पीडीएफ के अंदर मिल रहे हैं, आप इसके अपने अपने नोट्स को आप कंप्लीट करेंगे। आप खुद हैंड रिटन, आपको पीडीएफ मिल रही है लेकिन आप पहले नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद ही आप लेक्चर को रीड करेंगे, मतलब लेक्चर को आप अपने स्क्रीन पे यूट्यूब से अपनी एप्लीकेशन से स्टडी करेंगे। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड, थैंक यू।